नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल जिससे यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता ही है और यूके ट्रिपल एससी के नए पैटर्न के अनुसार जिसमें अब वह डीप क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपको बहुत डीप नॉलेज है तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। लेकिन वो जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो किताबों से ही पूछ रहा है, ये नहीं कि कोई बाहर का कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, इस टाइप से कुछ नहीं। मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि आप अजय रावत और यशवंत कठोर जी की किताबों को आप पढ़ लीजिए। आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के लगभग 90% से ऊपर क्वेश्चन आपको इन्हीं किताबों से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्थल से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम श्रीनगर पर चर्चा करेंगे। श्रीनगर से संबंधित क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम सबसे पहले श्रीनगर पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड का एक प्रमुख शहर है श्रीनगर, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। एक माना जाना शहर है और इतिहास की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। श्रीनगर अलकनंदा नदी के बाईं तट पर स्थित है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लखोटियार है जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो लखोटियार वैसे सोयाल नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऐसे ही कभी पूछ सकता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये अलकनंदा नदी के बाईं तट पर स्थित है। ठीक है, अगर हम शहर की ऊंचाई की बात करें तो श्रीनगर की ऊंचाई है 536 मीटर। ठीक है, समुद्र तल से 536 मीटर। यह उत्तराखंड का एक आदि ऐतिहासिक नगर माना जाता है। देखिए, आदि ऐतिहासिक नगर किसे कहते हैं, इसके लिए आप समझिए जो हमारा इतिहास है इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ओवरऑल हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो इसमें जो प्राचीन इतिहास है, इस प्राचीन इतिहास को, इस एंशिएंट हिस्ट्री को भी हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल, फिर तीसरे नंबर में ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो जो प्रागैतिहासिक काल, फिर आदि ऐतिहासिक काल और मैंने ऐतिहासिक काल कहा, इन तीनों में अंतर क्या होता है। जो प्रागैतिहासिक काल होता है, जिसे हम इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, इस काल में हमें किसी भी प्रकार की लिपि का ज्ञान नहीं होता और ना ही हमें यहाँ कोई लिपि मिलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हिंदी लिखी गई है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की लिखावट हमें प्रागैतिहासिक काल में प्राप्त नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, जिस काल में हमें लिपि तो प्राप्त होती है लेकिन उस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसे हम कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक कालीन नगर है। क्यों है, क्योंकि उस समय की जो लिपि हमें ज्ञात हुई है उस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है तीसरे नंबर में ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है, जिस काल की हमें लिपि भी ज्ञात है और उस लिपि को हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अशोक के शिलालेखों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, और अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, जो मुख्यतः भारत में हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो उन्हें हम पढ़ सकते हैं। और इस कारण हम जो मौर्य काल है, क्योंकि अशोक मौर्य काल से संबंधित था, तो मौर्य काल को हम कहाँ डालते हैं, उसे हम डालते हैं ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आदि ऐतिहासिक काल लिखा है, इस आदि ऐतिहासिक काल का मतलब है कि जो श्रीनगर है वो आदि ऐतिहासिक युग का नगर है। ठीक है, तो समझ गया आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, श्रीनगर थापली के उत्खनन से चित्रित धूसर मृदभांड की प्राप्ति होती है। देखिए, श्रीनगर और थापली एक जगह है, श्रीनगर के नज़दीकी है। तो यहाँ से जब उत्खनन कार्य हुआ तो इस उत्खनन कार्य से हमें चित्रित धूसर मृदभांड मतलब होते हैं बर्तन। ठीक है, हमें किस रंग के प्राप्त होते हैं बर्तन, चित्रित धूसर रंग के। धूसर रंग किस टाइप का होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये देख रहे हैं आप चित्र, तो ये जो पॉट है ये धूसर रंग का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप ये पॉट देख रहे हैं, ये पॉट जो है ये पीजीडब्ल्यू का मतलब पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर से संबंधित एक पॉट है। ठीक है, हिंदी में से चित्रित मृदभांड कहते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं क्योंकि धूसर रंग का है। और चित्रित, अभी हालांकि इसमें कोई चित्र बने नहीं हुए हैं, ठीक है, ये सिंपल धूसर मृदभांड है, लेकिन इसमें अगर चित्र बना दिया जाए तो उसको चित्रित मृदभांड कहते हैं। ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड। तो यहाँ पर जो लिखा है कि श्रीनगर थापले के उत्खनन से चित्रित धूसर मृदभांड की प्राप्ति होती है, मतलब कि इस टाइप के यहाँ बर्तन प्राप्त होते हैं। ठीक है, और चित्रित धूसर मृदभांड का एक मतलब और होता है, पीजीडब्ल्यू कल्चर का एक मतलब और होता है कि इस संस्कृति में हमें लोहे के उपयोग के प्रारंभिक साक्ष्य की प्राप्ति भी होती है।
ठीक है। अभी तक हमें तांबे कांसे वगैरह की जानकारी थी, लेकिन इस काल से हमें लोहे की जानकारी की भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पेपर में आता है कि लोहे की जानकारी हमें सबसे पहले किस काल से मिलती है, तो चित्रित धूसर मृत भांड से मिलती है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में हमें लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है, और लोहे की जानकारी सबसे पहले हमें कब पता चलती है, चित्रित धूसर मृत भांड के टाइम में पता चलती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखना। तो श्रीनगर थापले के उत्खनन से हमें पीजीडब्ल्यू कल्चर की प्राप्ति होती है। देखिए अगला पॉइंट है यहाँ कि 1803 ईस्वी तक श्रीनगर पंवार वंश की राजधानी थी। हम जानते हैं कि 1803 में श्रीनगर मतलब कि गढ़वाल में बहुत बड़ा भूकंप आया था, और उसके बाद 1804 में पूरे गढ़वाल में गोरखा शासन का आधिपत्य हो गया था। ठीक है, प्रद्युम्न शाह गोरखाओं से युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे, और उसके बाद यहाँ गोरखा आ गए थे। तो 1803 तक यहाँ श्रीनगर है ये पंवार वंश की राजधानी रहा था। ठीक है, इसके अलावा अगला यहाँ पर पॉइंट है कि 25 अगस्त 1894 में बाढ़ से श्रीनगर पूर्णतः बह गया। अब आपके एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे कि निम्न में से श्रीनगर में कब बाढ़ आई थी, तो आपको ये याद रखना है कब आई थी, 25 अगस्त 1894 को आई थी। ठीक है, ऐसे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर हम श्रीनगर के और इतिहास की बात करें तो महाभारत काल से भी श्रीनगर को जोड़ा जाता है। महाभारत काल में श्रीनगर कुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी। ठीक है, इस कारण इस क्षेत्र को सुबाहुपुर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जा रहे थे तो वो इसी रास्ते से गए, तब वे सुबाहुपुर नामक स्थान पर उनका आतिथ्य सत्कार किया था। किसने? सुबाहु ने किया था। ठीक है, तो सुबाहु की राजधानी का नाम क्या है? सुबाहुपुर, और सुबाहुपुर को श्रीनगर से ही जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। अगला पॉइंट है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे उत्तराखंड पुरातत्व का जनक कहा जाता है हिनवुड को, इसी प्रकार अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक। तो ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इसके अनुसार अजयपाल ने श्रीनगर की स्थापना 1358 में की थी। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कनिंघम के अनुसार अजयपाल ने श्रीनगर की स्थापना कब की, तो ये की थी 1358 में, लेकिन ये तथ्य अब नकार दिया गया है। इस बात को भी याद रखना। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है श्रीनगर के अन्य क्या क्या नाम हैं, तो श्रीनगर को हम श्री क्षेत्र भी कहते हैं और श्रीपुर भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको सुबाहुपुर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखना, पेपर में पूछ सकता है कभी। अगला पॉइंट है श्रीनगर के प्रमुख मंदिर। तो श्रीनगर का एक बहुत पॉपुलर मंदिर है कमलेश्वर मंदिर, जहाँ अनंत चतुर्दशी का मेला लगता है। आपके पेपर में पूछा जाता है, मेले से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम में आ जाएगा कि अनंत चतुर्दशी का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है कमलेश्वर मंदिर। और कमलेश्वर मंदिर कहाँ है? ये है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है केशवराय मठ। ठीक है, शंकर मठ, वैरागड़ा मंदिर। ठीक है, जो ये वैरागड़ा मंदिर है, यहाँ से पृथ्वीपति शाह के 2 शिलालेख भी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखना। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इस केशवराय मठ की स्थापना किसने की थी, तो इस केशवराय मठ की स्थापना 1625 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1625 में आचार्य केशवराय दास ने की थी। किसने की थी? आचार्य केशवराय, उन्हीं के नाम पर इस मठ का नाम भी पड़ा है, आचार्य केशवराय दास ने की थी। ठीक है, इस बात को आप याद रखना, पेपर में पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है कि जो ये केशवराय मठ है, इसके द्वारों से हमें महिपति शाह का एक लेख भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पेपर में भी कभी पूछ सकता है कि केशवराय मठ से हमें किस राजा का लेख प्राप्त होता है, तो महिपति शाह का होता है। ठीक है, वैरागड़ा मंदिर से किसके अब शिलालेख हमें मिलते हैं? ये मिलते हैं पृथ्वीपति शाह के 2 शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर शंकर मठ लिखा है, इसका दूसरा नाम है लक्ष्मी नारायण ठाकुर द्वारा मठ। ठीक है, आपके पेपर में अब मिलान करो से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है वो एक तरफ लिख दे लक्ष्मी नारायण ठाकुर द्वारा मठ और दूसरी तरफ कहीं पर लिख दे शंकर मठ, तो आपको मिलान करने को आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखना कि ठाकुर द्वारा मठ, जिसे हम लक्ष्मी नारायण ठाकुर द्वारा मठ कहते हैं, ये भी शंकर मठ का ही दूसरा नाम है। ठीक है, अगला पॉइंट है 1796 में हार्डविक ने श्रीनगर की यात्रा की थी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके इसमें पूछे जाते हैं कि पेपर में आ जाएगा कि हार्डविक ने श्रीनगर की यात्रा कब की, तो अब याद रखना कब की थी? 1796 में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि वेब और रेपर ने श्रीनगर की यात्रा कब की, तो इन्होंने की थी 1808 में की थी। ठीक है, हार्डविक ने की थी 1796 में की थी, और वेब और रेपर ने की 1808 में। इसको भी आप याद रखना। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है।
इसके अलावा एक पॉइंट अभी और याद रखना कि जो अजयपाल ने श्रीनगर में राजप्रसाद बनाया था, राजप्रसाद मतलब महल, जो महल बनाया था उस महल का जीर्णोद्धार बाद में किसने किया था, तो बलभद्र शाह ने किया था। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजयपाल के राजप्रसाद या फिर महल का विस्तार या जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो बलभद्र शाह ने करवाया था। ठीक है, चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है काशीपुर। काशीपुर से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है काशीपुर का प्राचीन नाम। तो काशीपुर का प्राचीन नाम है गौविसाण। ठीक है, क्या है, गौविसाण है। इसे भी आदि ऐतिहासिक नगर माना जाता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि आदि ऐतिहासिक नगर किसे कहा जाता है, तो काशीपुर को भी हम आदि ऐतिहासिक नगर मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान काशीपुर की स्थापना 1639 में, ठीक है, 1639 में चंदू वंश के एक मंत्री थे काशीनाथ, तो काशीनाथ द्वारा की गई थी और उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम काशीपुर पड़ा था। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है कि ह्वेंसांग ने इस क्षेत्र को क्यू.पी. स्वंगनॉक नाम से संबोधित किया है। देखिए काशीपुर की यात्रा में पहले फाहियान भी आ चुका था, लेकिन ज़्यादा सटीक जानकारी काशीपुर के बारे में हमें ह्वेंसांग देता है। ह्वेंसांग की एक पुस्तक का नाम है सियुकी। ठीक है, तो जो इस सियुकी पुस्तक है, इस सियुकी पुस्तक में हमें इस काशीपुर का नाम जो मिला है वो मिला है क्यू.पी. स्वंगनॉ। ठीक है, इस नाम का मतलब क्या होता है, इस नाम का मतलब होता है गौविसाण। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि ह्वेंसांग ने इस क्षेत्र की यात्रा कब की थी, तो उसने इस क्षेत्र की यात्रा की थी अगस्त 1636 में की थी। ठीक है, क्वेश्चन पहले पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त ना याद नहीं भी रखोगे चलेगा, लेकिन 636 आप याद रखना। ठीक है, उसने इस क्षेत्र की यात्रा क्यों की थी, क्योंकि जो गौविसाण है मतलब कि जो काशीपुर क्षेत्र है ये पहले हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के लिए बहुत पॉपुलर था। ठीक है, यहाँ कई सारे स्तूप प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जब यहाँ उत्खनन कार्य हुए तो यहाँ से स्तूपों की प्राप्ति भी हुई है। तो इसी कारण, क्योंकि जो ह्वेंसांग था ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था और इस कारण उसने इस क्षेत्र की यात्रा की थी। ठीक है, और जब अलेक्जेंडर कनिंघम को सियुकी में पता चला कि काशीपुर में ह्वेंसांग ने यात्रा की थी, तो उसने ये कनिंघम ने इस क्षेत्र की 1861 में उत्खनन कार्य भी करवाया था। ठीक है, और तो यहाँ से कई सारे हमें बर्तन प्राप्त हुए, कई सारे सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, तो यहाँ से उस समय हमें चित्रित धूसर मृदभांड, अभी मैंने पीछे आपको बताया ना, चित्रित धूसर मृदभांड मतलब जो धूसर रंग के, स्लेटी रंग के जो बर्तन होते हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा सिक्कों की प्राप्ति हुई, कुषाणकालीन सिक्के यहाँ से हमें प्राप्त हुए, ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला पॉइंट है कि गौविसाण 700-800 ईस्वी तक बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैसे कि आपको मैंने पीछे बताया कि ये हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा एक केंद्र था। इसी कारण यहाँ फाहियान ने भी यात्रा की थी और ह्वेंसांग ने भी यात्रा की थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1824 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1824 में बिशप हेबर ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी, इसे आप याद कर लेना। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट है, आज़ादी के बाद ASI, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो महानिदेशक थे धर्मवीर शर्मा, उन्होंने इस क्षेत्र की महत्ता को समझते हुए यहाँ पर पुनः उत्खनन कार्य करवाया और तब उन्हें इस गौविसाण से मतलब कि इस काशीपुर से बौद्ध स्तूप की भी प्राप्ति हुई। ठीक है, तो जो ह्वेंसांग की पुस्तक में इस क्षेत्र का जिक्र मिलता है तो उसके साक्ष्य हमें यहाँ से, जब धर्मवीर शर्मा ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया तो यहाँ से पता चल गया कि हाँ एक स्तूप था और यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 2 प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे भी इसे हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।